देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। बैठ जाइए, थोड़ा डिसिप्लिन और करिए। आप सभी जानते हैं कि इस देश में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय है। बैनर पीछे से हट जाइए ना भाई, बैनर भारत जोड़ो प्रस्तावित न्याय यात्रा पीछे से 14 हट जाइए, जनवरी बैनर आने से दीजिए। इम्फाल से शुरू होने जा रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि चुनाव के मद्देनजर एआईसीसी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रखर प्रवक्ता आलोक शर्मा जी को बिहार के लिए नियुक्त किया गया है। हम सभी इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध में बिना कोई रस्म अदायगी किए हुए मैं सीधे तौर पर आमंत्रित करता हूं आलोक शर्मा जी को, जो विस्तार से इस यात्रा के उद्देश्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे। हम सभी ध्यानपूर्वक इनकी बातों को सुनें। सबसे पहले तो मैं इस बिहार की भूमि जो तपस्या और बलिदान के लिए जानी जाती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं सर झुकाकर इस बिहार, इस पाटलिपुत्र की भूमि को नमन करता हूँ। यहाँ से जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस के तमाम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद रहे, हमारे पूर्वज रहे, उन सभी को मैं सर झुकाकर नमन करते हुए परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस भूमि पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका उन्होंने आज दिया। और कांग्रेस पार्टी का जो बिहार का पूर्ण शीर्ष नेतृत्व मेरे साथ बैठा हुआ है, हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, सीएलपी लीडर, एमएलएज, एमएलसीज, पूर्व मंत्री, तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे सीनियर लीडर्स, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे यहाँ पर बैठकर बोलने का मौका दिया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने प्रेस के बंधुओं को माफ़ी के साथ, जो विलंब हुआ उसकी माफ़ी के साथ आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में, इतनी भरी सर्दी में आए। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, आज का हमारा जो विषय है वो विषय है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसका जो मुख्य शीर्षक है, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको प्रेस वार्ता के बाद जरूर अवेलेबल कराऊंगा, कि किस तरह से 10 साल में, जो पिछले 10 साल रहे हैं, वो 10 साल अन्याय के काल रहा है। पूरी तरह हर क्षेत्र में अन्याय होता हुआ इस शासन काल में नजर आया है। 2014 में अगर आप मोदी जी के भाषण सुनेंगे, केंद्र सरकार के तमाम लीडर्स के वादों को सुनेंगे, तो स्वयं हमें भी लज्जा आएगी और उनको भी लज्जा आएगी कि उन्होंने कौन कौन से भाषण देकर सत्तासीन वो लोग हुए हैं। और वर्तमान में जिस तरह का अन्यायपूर्ण दौर चल रहा है, जिसमें चाहे आर्थिक अन्याय हो, चाहे सामाजिक अन्याय हो, चाहे राजनीतिक अन्याय हो, उसी को तत्वाधान में, ध्यान में रखते हुए माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इम्फाल, मणिपुर से लेकर और मुंबई तक की एक यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रही है। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया, ये यात्रा लगभग 7000 किलोमीटर लंबी, 15 राज्यों से होते हुए और लगभग 66 दिन में ये पूरी होगी। बिहार प्रदेश में 2 बार यात्रा यहां से गुजरेगी, और तब भी हम आप सभी साथियों से कहेंगे कि जो हमारी मूल भावना है इस यात्रा की, जो मूल संदेश है, उसको जनता तक पहुंचाएं। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य भी यह है कि जो यात्रा है उसके बारे में मैं ब्रीफ आपको बताऊं। एक बुकलेट हमने अभी आपके सामने लॉन्च की, उसी के मुख्य पृष्ठ जो थे वो अभी मीडिया के साथियों के सामने गए। इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस यात्रा की सबसे बड़ी आवश्यकता का मूल कारण रहा था
कि किस तरह से आर्थिक आधार पर गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। जिन लोगों ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, आज वो रोजगार की बात नहीं करते हैं। जिन्होंने कहा कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, आज वो किसान की आत्महत्या पर बोलने को तैयार नहीं है। जिन्होंने बड़े बड़े नारे दिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, आज वो महंगाई पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जो कहते थे कि रुपया उस देश का गिरता है, करेंसी उस देश की गिरती है जिस देश का शासक या शासन भ्रष्ट होता है, जिस सरकार जिस देश की भ्रष्ट होती है उसका रुपया गिरता है, आज वो बोलने को तैयार नहीं है। जो मर जवान मर किसान भाइयों बहनों मित्रों का नारा देकर आए थे, आज वो एनसीआरबी के आंकड़ों पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जिन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे, और जो इनकम टैक्स पेयर सरकारी कर्मचारी हैं जिनका इनकम टैक्स ऐसे ही कट जाता है, वो चाय पर चर्चा करते हुए जुमले छोड़कर चले गए थे। आज वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं। हर दिन नया एजेंडा आता है, हर दिन नए विषय उठाए जाते हैं। अन्याय चारों तरफ आर्थिक आधार पर व्याप्त है। आज अन्याय का आर्थिक आधार पर हालत यह है कि किसानों की प्रति व्यक्ति आय जो 32 रुपया प्रति दिन थी 2014 में, वो घटकर 27 पर आ गई। आज हालत यह है कि किस तरह से आज 86 रुपए के करीब $1 की कीमत चली गई है, और पेट्रोल डीजल जब मन आता है सैकड़ा पार करके चला जाता है। कोई भी राज्य का चुनाव आता है, बड़े बड़े वायदे होते हैं, लेकिन अब 10 वर्ष हो गए हैं जो ये आर्थिक अन्याय हुआ है, इसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री और तमाम लोगों को अपना वक्तव्य जारी करना चाहिए और एक व्हाइट पेपर लेकर आना चाहिए। आज बेरोजगारी 45 वर्षों की हाईएस्ट है। एक किसान की आत्महत्या अगर आप देखें तो हर 1 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। घरेलू जो बचत है वो लगभग 50 वर्षों में लोएस्ट है, डोमेस्टिक सेविंग जिसको हम कहते हैं। लेकिन चकाचौंध की दुनिया ऐसा बनाया जा रहा है कि सब चंगा सी। चीन को क्लीन चिट देनी हो, चाहे कोई भी चीज हो जो मुख्य मुद्दा बनने की हो, उसके अगले दिन कोई अलग न्यूज आकर किसी भी रूप में उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। आज हालत यह है कि असमानता जो रिसोर्सेज की है और जो कमाई की है, संसाधनों की भी और कमाई की भी, लगातार बढ़ती चली जा रही है। और केंद्र सरकार की जो मित्र मंडली, व्यापारिक मित्र मंडली है, वो अमीर से और अमीर होती चली जा रही है। दुर्भाग्य है कि ये जो मुख्य मुद्दे हैं, इनको एड्रेस जिस तरह से सरकार को करना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। दूसरा जो विषय अन्याय का है वो सामाजिक स्तर पर है। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत बड़ा नारा था। लेकिन आज हालत यह है कि 1 घंटे में कई रेप इस देश के अंदर होते हैं। महिलाओं अत्याचार पर आज हिंदुस्तान में 1 घंटे में 51 FIR होती हैं, 51 FIR इन 1 आवर। अभी एनसीआरबी के आंकड़े आए तो उत्तर प्रदेश जो इनका डबल इंजन का राज्य है, वो देखिए किस तरह से महिला अत्याचार में नंबर 1 हो गया है। महिलाओं पर अत्याचार पहले भी हुए, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुए, लेकिन ये पहली निकम्मी सरकार है जो बलात्कारियों को बचाने का काम करती है, जो बलात्कारियों पर FIR के लिए महिलाओं को, हमारी जो पहलवान बहनें हैं उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है तब FIR होती है। कठुआ हो, कुलदीप सेंगर हो, हाथरस हो, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसमें सरकार ने कहीं ना कहीं बलात्कारियों को बचाने की पूरी ताकत के साथ कोशिश की है।
सामाजिक अन्याय जो हो रहा है उसमें सबसे बड़ा दलित और पिछड़ों के ऊपर किस तरह से लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। SC ST के ऊपर जो FIR हैं 2014 की तुलना अगर 2019 में आप करेंगे और 2019 से अगर 2024 में करेंगे, SC और ST के ऊपर लगभग 49% जो अपराध की संख्या है लगभग 50% वो बढ़ गई। यही कहते थे बहुत हुआ दलित पर अत्याचार, बहुत हुआ ट्राइबल पर अत्याचार, और हमने दलित राष्ट्रपति बना दिए और हमने ट्राइबल राष्ट्रपति बना दिए। ये इन्हीं की भाषा थी। लेकिन जिस तरह से पिछड़ों के ऊपर, गरीब के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुआ है, ये पूरा देश देख रहा है, और केवल देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है। किस तरह से बड़े बड़े नारे दिए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद बेटियों के साथ क्या हुआ वो पूरा देश देख रहा है कि बेटियों के साथ किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। निर्भया फंड को प्रचार में इस्तेमाल किया जाता है, निर्भया फंड के पोस्टर और होर्डिंग में खर्चे किए जाते हैं। अपने चुनाव प्रचार के लिए तमाम चीजों के, जो महिला पर अत्याचार को रोकने के लिए पैसा खर्च होना चाहिए, उसको चुनाव के प्रचार में और तमाम चीजों में खर्च किया जाता है। किस तरह से किसान हो, महिला हो, दलित हो, कोई भी आंदोलन होता है, आज देश के अंदर उस आंदोलन को किस क्रूरता के साथ कुचला जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। किसानों का आंदोलन हुआ, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, उनके ऊपर इनकम टैक्स के केसेस लाद दिए गए। किस तरह से उनके ऊपर अन्याय करते हुए जगह जगह लाठीचार्ज हुआ, और जो 3 काले कृषि कानून थे, वो तीनों काले कृषि कानून इनको मजबूरन फिर बाद में मजबूरी में वापस लेने पड़े। नहीं तो इन्होंने तो अपने जो व्यापारी मित्र हैं उनका फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने तो अपने कदम उठा दिए थे। उसके बाद अगर आप देखें, कोरोना भी इसी समय पर रहा। गंगा के किनारे हमने लाशों को तैरते देखा, उनको अंतिम संस्कार नहीं मिलते हुए देखा। WHO कहता है लगभग 47 लाख मृत्यु कोरोना में हुई, और हर तीसरी मृत्यु कोरोना काल की, वर्ल्ड की, विश्व की, वो भारत में रही। क्या कोरोना काल में इतनी बड़ी संख्या में जो मृत्यु हुई उसके लिए सरकार ने कुछ किया? बड़े बड़े वायदे उस समय पर किए गए। कोरोना वॉरियर्स को अन्याय झेलना पड़ा, जिन लोगों ने कोरोना के समय पर अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई, उनको तनख्वाहें नहीं मिली, उनके ऊपर पुष्प वर्षा तो की गई केवल मीडिया इवेंट बनाने के लिए, लेकिन वास्तव में जो कदम उठने चाहिए थे वो कदम नहीं उठे। सामाजिक न्याय मिलना चाहिए इस देश में, लेकिन नहीं मिल रहा है। आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। और आज हालत यह है कि आज तो राजनीतिक न्याय के लिए भी सांसदों को कहीं ना कहीं संसद की दहलीज से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक पूरी तरह से दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि पहले एक बार मेरा वक्तव्य पूरा हो जाए। मुझे यह भी पता है कि आपके पास क्या सवाल है, मैं आ रहा हूं उस पर भी, न्याय पर अभी उसी चीज पर आ रहा हूं। लेट इट कंप्लीट भाई। आज जिस तरह के निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, कल ही निर्णय एक महाराष्ट्र विधानसभा से संबंधित वहां के स्पीकर का आया। राजनीतिक न्याय की अगर आप बात करें तो गवर्नर्स के रोल को आप देखिए, जांच एजेंसियों के रोल को देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो। आज हालत यह है कि केंद्र सरकार, वो फिल्मी डायलॉग था ना कि भगवान का दिया सब है, पैसा भी है, पावर भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स भी है। 96% जो जांच है वो विपक्षी दलों की होती हैं,